वेलकम टू एपिसोड 42। अरसम पिछले 2 घंटे से बेड पर लेटा आने जाने वाले हर कदम की आवाज़ पर कान लगाए बैठा था। मगरूर जनाब को पूरी उम्मीद थी कि अनूरल शर्मिंदा से इसके पास आएगी, इसका मूड ठीक करेगी, इसे मनाएगी और शायद दो चार प्यारी प्यारी बातें भी करेगी। मगर अफसोस, मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। थक हार कर जब वो खुद गुस्से में और उखड़े हुए मूड के साथ बाहर आया तो मंजर देखकर इसकी रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। अनूरल सोफे पर बिल्कुल सुकून से बैठी टीवी देख रही थी। ना उसने अरसम को मनाया, ना उसका मूड पूछा, ना उसकी जानिब देखा। जालिम औरत, अरसम ने धीरे से बुड़बुड़ाया। अनूरल टीवी पर कोई पुराना ड्रामा देख रही थी। स्क्रीन पर इस वक्त एक बेहद इमोशनल माँ बेटी का सीन चल रहा था। माँ अपनी बेटी को गले लगाकर रो रही थी, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो। बेटी भी आंसू के साथ इससे लिपट गई। पूरा सीन इंतहाई जज्बाती था। अरसम ने बस इतना नोटिस किया कि अनुरा बिल्कुल खामोश हो गई। अचानक उसमें एक तब्दीली आई, उसका गला रुंध गया और बिना किसी आवाज़ के उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की एक मोटी लकीर ढलक कर इसके गुलाबी गालों पर बह निकली। वो रो रही थी मगर बिल्कुल खामोशी से, जैसे कोई अंदर कोई बहुत बड़ा सन्नाटा टूट गया हो। अरसम का सारा गुस्सा, नाराजगी उसके इन आंसुओं को देखते पल भर में हवा हो गई। उसके कदम खुद ब खुद तेजी से सोफे की जानिब बढ़े। वो आगे बढ़ा और अनुरल के बिल्कुल सामने इसके घुटनों के बल बैठ गया। अनु। अनुरल ने फौरन अपना चेहरा दूसरी जानिब किया। अरसम ने उसकी थोड़ी पकड़ कर निहायत ही नरम दिली से इसकी जानिब मोड़ी। उसका दिल इस वक्त सच में घबरा गया। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या टीवी के इस सीन ने तुम्हें रुला दिया? ये सीन मुझे नहीं रुला रहा अरसम, मुझे मेरी औकात रुला रही है। अनुरल ने एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आवाज़ में बरसों की घुटन साफ झलक रही थी। अरसम ने इसके हाथों पर पकड़ को मजबूत किया। क्या मतलब? मुझे बताओ अनु। मुझे बचपन से समझ नहीं आता माँ का प्यार कैसा होता है। अनुरल की बात पर अरसम का चेहरा बेहद संजीदा हो गया। अनुरल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम जानते हो अरसम, उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। माँ के बगैर रहना मुश्किल होता है। फिर उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन माँ के होते हुए भी इनके प्यार के लिए तरसना इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अरसम बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे पास सब कुछ था, डैड थे, मेरे भाई थे, इतनी मोहब्बत देते थे कि मैं कभी शायद इसका हिसाब भी नहीं कर सकूं। उसने आंसू साफ किया। मगर पता है, इंसान वहाँ मोहब्बत ढूंढता है जहाँ उसे नहीं मिलती। जब मैं छोटी थी मुझे मॉम के प्यार की ज़रूरत होती थी तो इसके पास मेरे लिए एक पल नहीं होता था। मेरी पूरी ज़िंदगी में इन्होंने मुझे हमेशा पीछे रखा। मगर हाँ, जब भी मेरी ज़िंदगी के बड़े फैसले करने का वक्त आता तो वो सबसे पहले आकर मेरे सर पर खड़ी हो जाती थी। जैसे इनसे बड़ा मेरा कोई ख्वार ख्वाह नहीं है। लेकिन जब बात मेरी मोहब्बत की हो, केयर की हो, तवज्जो देने की हो, तो इनका सारा प्यार, सारी ममता सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों के लिए थी। मेरे लिए उनके पास सिर्फ पाबंदियां थी। अरसम का दिल अजीब सी तकलीफ से भर गया। बचपन में जब स्कूल से अवार्ड जीत कर आती थी ना अनुरल हंसी, तो पूरी रात सोचती रहती थी कि मोम मुझे गले लगाएंगी। पर पर वो कहती थी, तुम इससे भी बेहतर कर सकती हो। उसने निगाहें झुकाई। मैं और मेहनत करती, फिर और बस इसी उम्मीद में शायद एक दिन वो मुझ पर इतना फ़ख्र करें कि जितना मेरे भाइयों पर करती हैं। आंसू फिर से इसके गालों पर बह निकले। लेकिन कभी कुछ नहीं बदला। अरसम ने इसका हाथ अपनी मुट्ठी में लिया। अनुरल की आवाज़ और भी धीमी हो गई। जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे बहुत सी बातें समझ नहीं आती थी। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, हर लड़की जाती है। मैं भी गई। लेकिन उस वक्त अजू भाई के साथ लंदन चली गई। लेकिन इस वक्त भी वो अजू भाई के साथ लंदन चली गई। एक तक से मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। शायद उन्हें वाकई ही मेरी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। सिर्फ डैड ने ही बेटी के लिए फोर्स किया होगा। अरसम ने फौरन इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। ऐसे मत कहो, ये सच है। ऐसे मत कहो, ये सच है, अनुरल ने धीमे लहजे में कहा। मैं इन्हें रोकने के लिए खुद को तकलीफ देने को तैयार थी, लेकिन फिर समझ गई जो शख्स रुकना ही नहीं चाहता उसे रोका नहीं जा सकता। कमरे में खामोशी छा गई। वो तल्ख हंसी हंसी। मेरी माँ से तो अच्छी मेरी चाची थी जो इस वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और मेरी फीलिंग्स को समझकर हमेशा मेरे साथ होती थी। और पता है, जब वो लंदन से वापस आई तो अचानक मुझ पर इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ गया। मैं पागल सारे गिले शिकवे भूल कर सोची कि वो बदल गई हैं, शायद उन्हें अपनी बेटी का एहसास हो गया है। लेकिन ये सारा प्यार इसलिए था क्योंकि रईस मुझसे शादी करना चाहता था और इन्हें अपना भतीजा अजीज़ था। इसीलिए बेटी को इसीलिए बेटी की पसंद या नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ा। हुक्म झाड़ने के लिए बेटी याद आ गई। मैं उस दिन टूट कर रोई और मैं इनसे रूबरू पूछने गई कि आखिर वो मुझसे चाहती क्या है, क्या मेरे जज्बात की कोई कदर है भी या नहीं। तो कहती कि ड्रामा बंद करो। मेरे दुख इन्हें ड्रामा लगा। अनुरल ने रोते अरसम की आंखों में देखा। उस दिन मैं टूट गई और सुकून के लिए मस्जिद आई। तब मुझे तुम दिखे।
अनुरल ने अपने दोनों हाथों की प्याली में अरसम का चेहरा भरा। सुकून ढूंढने गई थी और मुझे मेरा नसीब मिल गया, वो इसके माथे को निहायत ही अकीदत से प्यार से चूमते हुए बोली। अरसम एक पल भी जाया किए बिना इसे जोर से अपने सीने से लगाने लगा, और जो किसी से अपना दर्द शेयर नहीं करती थी, आज मौका मिला तो इसके गिर्द हसार तंग करती खामोशी से रोने लगी। वो इसके सर पर लब रखता, इसके बालों में हाथ फेरता, इसे चुप करवाने लगा। कुछ देर के बाद वो खामोश हो गई। हरसम इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता, जज्बा जज्बा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। अनुरल का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। अरसम से इस अमल के तवक्को बिल्कुल नहीं थी। फिर अरसम ने निहायत ही नरम दिली से इसकी हथेली को चूमा, फिर उंगलियों की एक एक पूर को अपने लबों से लगाया। अनु। अरसम की आवाज़ इतनी गहरी और पूरा सर थी कि अनुरल ने बेइख्तियार इसकी जानिब देखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कदर नहीं की ना। अनुरल की पलकों को फिर से नमी अनुरल की पलकों पर फिर से नमी तहर गई। हरसम ने निहायत ही नरम अंदाज में इसके गालों से आंसू साफ किए। तो फिर सुनो, ये तुम्हारी कमी नहीं थी, कदर करने वालों की नज़र में कमी थी। उसने इसके माथे पर अपने लब रख दिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी कदर नहीं कर सकी क्योंकि वो अंधी थी, और जो इंसान हीरे की कदर नहीं कर सके उसका नुकसान हीरे का नहीं होता। अनुरल की आंखें भर गई। इसीलिए इस औरत के लिए अपने इतने कीमती आंसू जाया मत करो। हरसम ने उसकी आंखों में देखते कहा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। अनुरल के लब कांप गए। और एक बात याद रखना, उसकी आवाज़ में अचानक वही पुराना यकीन लौट आया। एक दिन तुम्हारी माँ को तुम्हारी कदर और तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं वो दिन ला कर रहूँगा। मैं उसे एहसास दिला कर रहूँगा कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ों की कदर नहीं की है। अनुरल की आंखों से एक और आंसू गिरा, मगर इस बार वो दर्द का नहीं था। हरसम ने फौरन अपनी उंगली से इसके लबों के कोने के ऊपर की जानिब खींचा। बस अब स्माइल पास करो, ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अनुरल हंस पड़ी और अगले ही लम्हे फिर से इसके गले लग गई। हरसम ने मुस्कुराते इसे अपनी बाहों में समेटा। कुछ देर दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर अचानक अनुरल सीधी होकर बैठी। चलो लूडो खेलते हैं। लूडो? हरसम ने हैरानगी से आबरू उठाई। हाँ। अनुरल की आंखों में शरारत चमक गई। लेकिन ये नॉर्मल लूडो नहीं होगा, ट्रूथ एंड डेयर लूडो। हरसम ने मशकूक निगाहों से इसको देखा। वो कैसे? अनुरल फौरन इसके करीब सरक आई। जिसकी गोटी मरेगी उसे या तो ट्रूथ बोलना पड़ेगा या डेयर कंप्लीट करना होगा, और जो दूसरा इंसान कहेगा मना नहीं कर सकते। हरसम ने फौरन महसूस किया मैडम के दिमाग में कोई बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही है। ये गेम मुझे बहुत सस्पेंस वाला लग रहा है। अनुरल मासूमियत से पलके झपका कर बोली, मैं इतनी मासूम हूँ, मैं क्या प्लानिंग करूंगी। ये गेम मुझे सस्पेशियस लग रहा है। अनुर ने मासूमियत से पलकें झपकाई। मैं इतनी मासूम हूँ, मैं क्या प्लानिंग करूंगी। अरसम ने इसकी जानिब देखा, फिर इसकी जानिब देखता ही रह गया। मासूम? अनुरल दौरानी और मासूमियत, गुड जोक। अनुरल ने कुशन उठाकर इसके मुंह पर मारा। वो जोर से हंस पड़ा, और अनुरल की आंखों में चमक देखकर इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसके चेहरे पर उदासी की जगह फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। ठीक है मिस ट्रबल, गेम शुरू करो। कुछ देर के बाद उनका ये अनोखा गेम शुरू हो गया। दोनों ही बड़े मज़े से और पूरी लगन के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गए। ब्लू और ग्रीन कलर दोनों अरसम ने अपने पास रखे, जबकि रेड और येलो कलर की गोटियां अनुरल ने अपने हिस्से में ले ली। बेड पर बिखरी लूडो बोर्ड पर दोनों ही इसी तरह मगन थे जैसे इस बाजी पर दुनिया की सबसे बड़ी पता टिकी हो। मगर कुछ देर के बाद खेल का पांसा पलटा और पहली गोटी ढेर हो गई। और बदकिस्मती से वो गोटी किसी और की नहीं बल्कि मगरूर अरसम की थी। अनुरल खुशी से झूम उठी और बेड पर उछल पड़ी। पहला शिकार। इसने ताली बजाते अरसम को चिढ़ाया। अरसम ने अफसोस से अपना सर पकड़ा। ये जरूर तुम्हारी कोई चालाकी है। ट्रूथ या डेयर मिस्टर अरसम? डेयर। अरसम ने पूरी मर्दाना दबदबे से जवाब दिया, क्योंकि वो किसी भी चैलेंज से पीछे हटने वालों में नहीं था। ठीक है, तो तुम्हारा डेयर यह है कि तुम मेरी तारीफ करो, मगर ऐसी जो सीधा दिल से निकले। अरसम कुछ देर यूं ही खामोशी से इसके खूबसूरत चेहरे को तकता रहा। उसके अंदर के जज्बात इसकी आंखों में तैरने लगे। फिर इसने बहुत ही धीरे और गहरी आवाज में सीधा अनुरल की रूह में उतरते ये लाइंस गुनगुनाई। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमान से आई, यही कह के टाल दूं। अरसम के लबों से निकले इन शदीद और संजीदा लफ्ज़ों ने अनुरल के दिल पर ऐसा वार किया कि इसका चेहरा पल भर में टमाटर जैसा हो गया। इसके दिल की रफ्तार अचानक इस कदर बढ़ गई कि पेट में तितलियां घूमने लगी। इश
इस शदीद रोमांचिक और शर्म के खुमार से खुद को संभालने के लिए इसने फौरन से अपनी निगाहें झुकाई और लूडो की जानिब मुतवज्जा हो गई। बस बस बहुत हो गया, फिर से खेलते हैं। खेल दोबारा शुरू हुआ, मगर लगता है आज किस्मत अनुरल पर मेहरबान थी। कुछ ही चालों के बाद अरसम की दूसरी गोटी भी मर गई। ये क्या बात हुई, चीटिंग है ये। अरसम का मुंह खुल गया। दोबारा लगातार इसकी गोटी मारकर मैडम ने इसे शर्मिंदा कर दिया था। अनुरल खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी कमरे में छन छन करती गूंजी थी। ट्रुथ या डेयर हबी? डेयर, अरसम ने अपना मुंह बसोरते गुस्से से कहा। अनुरुल को इस बार इसके सपाट मुंह पर थोड़ा तरस आ गया। अच्छा यू डेयर इज अच्छा यूर डेयर इज, वो अल्फाज को जानबूझकर खींचते नहायत ही धीमे और नशीली आवाज में बोली। किस्मी। अनुरल के होठों से किस्मी निकलने की देर थी। अरसम के सब्र का बंध टूट गया। बिना एक पल जाया किए इसने अनुरल की कमर को पकड़ा और बेड पर सीधा करते लिटाते खुद इस पर हावी हो गया। पक्की बात? और फिर कहना मत कि मैं ज़्यादा सीरियस हो गया था। अनुरल कुछ समझ पाती इससे पहले अरसम ने नहायत ही आहिस्तगी से इसके माथे को चूमा। अनुरल के होठों पर मुस्कुराहट आई। ये हुई ना शरीफों वाली बात। मगर इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले अरसम ने इसकी बात होठों पर ही रोक दी। इसके दरमियान बचा खुचा हर एक फासला पल भर में मिट गया। उसने अपना एक हाथ बहुत ही नरम मगर मजबूत पकड़ के साथ अनुरल की गर्दन के पीछे रखा और इसकी उंगली को इसकी रेशमी बालों में धंसाते इसे अपने और करीब कर लिया। अरसम ने नहायत ही नज़ाकत से अनुरल के निचले लब को अपने होठों के दरमियान लिया। वो बहुत ही धीरे और शिद्दत से इसका नाम वो बहुत ही धीरे और शिद्दत से इसके नरम लब का जाम पीने लगा, जैसे किसी बेहद अनमोल और नाजुक चीज़ को महसूस कर रहा हो। अनुरल ने इसके गहरे एहसासात में डूबते अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे इसके अंदर का सब्र भी अब पूरी तरह से पिघल चुका था। अनुरल ने बहुत ही धीरे से अपने होठ खोले और अरसम के ऊपरी लब को अपने होठों के दरमियान जकड़ लिया। अनुरल का साथ मिलते अरसम के अंदर का जुनून मजीद गहरा हुआ। अरसम की गर्मी और सुलगती हुई सांसें अरसम की गर्म और सुलगती सांसें अनुरल के चेहरे और होठों पर बिखर रही थी। वो बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही सुकून और शिद्दत के साथ अनुरल के होठों की नरमी और इनके रस को खुद से उतार रहा था। कुछ देर के बाद अरसम ने रुख बदला। बिना लबों को अलग किए वो खुद नीचे आया और एक झटके से पोजीशन चेंज करते अनुरल को अपने ऊपर कर लिया। उसने अनुरल के ऊपरी लब को अपने दांतों के दरमियान हल्का सा खींचा और इसे बेहद गहराई से चूमना शुरू कर दिया। अनुरल ने भी बराबर की हमदमी करते हुए इसे अब अपने निचले लब को अपने दांतों के दरमियान हल्का सा भींचा। दोनों के लब इस तरह से एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर घुल मिल गए थे कि अब उनके दरमियान किसी और चीज़ का होश बाकी नहीं था। कुछ देर के बाद जब दोनों की फूली सांसों के साथ एक दूसरे से दूर हुए तो अनुरल का चेहरा खुमार से सुर्ख था। उसने फौरन अरसम के चौड़े सीने पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा और उठ बैठी। जंगली इंसान, एक किस का क्या कह दिया, सीधा खाने पर तुल गए हो। वो अपने बिखरे बालों और कपड़ों को संभालती बोली। मैं क्या करूं, तुमने खुद दे दिया था। अरसम ने नहायत ही मासूमियत से अपनी सुरमई आंखें झपकाई थी। तो क्या किस करने को कहा था? डायरेक्ट लबों पर? माथे पर भी कर सकते थे, गालों पर भी कर सकते थे, या हाथ और पाँव पर। वो अपनी आंखें चोटी करते इसे घूरने लगी। अगली बार इंस्ट्रक्शंस डिटेल में देना हनी। इसकी बात पर अनुरा शर्म से इसे कुशन मारने लगी। अरसम ने अपने लबों पर जबान फेरी और रुख मोड़कर मुस्कुराकर इसे मजीद छेड़ा। चलो खेलते हैं। वो इसे घूरती दोबारा कीबोर्ड की जानिब बढ़ी। वो इसे घूरती दोबारा से बोर्ड की जानिब बढ़ी। मुझे लगता है गेम फिक्स्ड है। मगर अफसोस, तीसरी बार भी जब लूडो का डाइस घुमा तो अरसम की गोटी फिर से मारी गई। इस बार अरसम के हलक से एक बेसाख्ता चीख निकली। यार ये बिल्कुल नाइंसाफी है। अनुरल ने हसीन शिकारी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ट्रुथ या डेयर? डेयर। अरसम के चेहरे पर इस बार एक मायने खेज और हसीन मुस्कुराहट आई, जैसे वो किसी नए बेडरूम रोमांस के लिए तैयार हो। अनुरल ने इसकी बदलती नीयत को भाप कर अपनी आंखें पटपटाई। अच्छा चलो जाकर किचन के सारे बर्तन धोकर आओ। क्या? अरसम का मुंह खुल गया। ओके ट्रुथ। इसने फौरन अपना ऑप्शन बदल दिया, गोया इस डेयर के चक्कर में मैडम घर के सारे काम ना करवा ले। अनुरल ने गेम को एक तरफ रखा। इसके चेहरे से शरारत पल भर में गायब हो गई। इसने सीधा अरसम के सपाट चेहरे को देखा। तुमने पहले किसी लड़की को किस किया है? अरसम ने बिना पल के झपकाए जवाब दिया। किस तो दूर की बात है, मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी लड़की को छुआ तक नहीं। अनुरल के दिल को एक सुकून मिला, मगर अगला सवाल इसके लबों पर आया था। पहली मोहब्बत? अरसम का चेहरा अचानक बिल्कुल सपाट और संजीदा हो गया। कमरे की सारी गरमाइश पल भर में सर्द सन्नाटे में बदल गई थी। यास्मीन अली। यास्मीन का नाम सुनते अनुरल के दिल में दर्द की एक गहरी टीस उठी। हंसी मजाक का माहौल पल भर में एक भारी खामोशी में डूब गया।
इसने अपने अंदर के डर को दफनाते हुए पूछा, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत थी तो तुमने वाकई ही इसका कत्ल किया या तुम पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा था? अरसम ने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल खामोश था। उसकी सुरमई आंखें किसी पुराने माजी में खो गई थी। उसकी यह खामोशी अनुरल से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अरसम का हाथ थामा। डैड ने कहा था कि तुमने एक नहीं दो कत्ल किए हैं। एक यास्मीन एक यास्मीन का है तो दूसरा कौन है? अब भी कमरे में वही भारी खामोशी छाई थी। बोलो अरसम, मुझे जवाब चाहिए। आज मौका मिल ही गया है तो क्यों ना तुम मुझे सब बता दो। अनुरुल की आवाज में एक बीवी का हक और गहरी घुटन थी। जेल जाने से पहले या जेल के आने के बाद असम की सपाट बर्फीली आवाज पर अनुरुल पूरी तरह से चौंकी। इसने अरसम के चेहरे के बदलते जाविये देखे। अरसम ने अपनी आंखें इस पर टिकाई जिनमें एक अजीब सा अंधेरा था। तुम जानना चाहती हो ना मैंने कितने कत्ल किए हैं? जेल में जाने से पहले या जेल में आने के बाद? जेल से आने के बाद। अनुरल का गला खुश्क हुआ। उसने थूक निकलते कहा, जेल जाने से पहले। जेल जाने से पहले मैंने सिर्फ एक ही इंसान का कत्ल किया है। अरसम ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ लफ्जों में कहा। कौन? अनुरल की सांसें जैसे अटक गई। रज़ाइल सिकंदर। अनुरल को मानो अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या? और कोई सवाल पूछना है? अचानक अरसम का लहजा बदल गया। उसमें ऐसी मर्दाना शिद्दत और संजीदगी थी जो अनुरल ने पहले कभी नहीं देखी थी। अनुरल ने इसकी आंखों में देखा और वही सवाल इसके लबों पर आया जिससे अरसम को सबसे ज़्यादा डर था। इसके अंदर का सबसे बड़ा जख्म। तुमने मुझसे शादी क्यों किया अरसम? जिसका डर था वही हुआ। अरसम ने यह सवाल सुनते अपनी जोर से आंखें बंद कर ली। इसके सीने में एक तूफान उठ रहा था। अब चाहे जो भी हो जाए उस रात के इस आखिरी पहर में इसे अनुरल के सामने अपना सबसे बड़ा सच बताना पड़ेगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की। अरसम की आवाज़ बोझल हो गई। क्योंकि मैं रईस को तकलीफ देना चाहता था। अनुरल की पलकें धीरे से झपकी। अरसम ने निगाहें झुकाई। मैं चाहता था जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ वो भी इसी दर्द से गुजरे। इसने मुश्किल से सांसें ली। जिस तरह से इसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी थी मैं भी उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहता था। और फिर अरसम ने वो बात कह दी जो शायद इसे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मैं इतना ही नहीं अन्नू। इसकी आवाज़ रुक गई। सिकंदर खानदान की वजह से मैं 3 बार। मगर वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि इसकी नज़र अनुरल पर जा टिकी। और इस पल इसका दिल डूब गया। अनुरल का चेहरा बिल्कुल बेजान हो चुका था। ना गुस्सा था, ना चीख थी, ना सवाल। बस आंखों से आंसू बह रहे थे। खामोश, लगातार। इसी तरह जिस तरह इसने इसके अंदर कुछ तोड़ दिया हो। अनु। अरसम बेचैनी से इसकी जानिब बढ़ा। मगर अनुरल फौरन से 2 कदम पीछे हट गई जैसे उसका कुर्ब इस वक्त बर्दाश्त करना नामुमकिन हो। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। अच्छा? उसने धीमी आवाज में कहा। तो मैं सिर्फ रईस को तकलीफ देने का जरिया थी। अन्नू मेरी बात सुनो। यकीनन मेरे करीब भी तुम इसीलिए आते हो ना? इसकी आवाज टूट रही थी। ताकि रईस को दर्द हो? अरसम का रंग उड़ गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अनुरल ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। बस। इसने मुश्किल से कहा, अब कुछ भी मत कहो। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी और कमरे की जानिब चल दी। अनु प्लीज। अरसम इसके बिल्कुल पीछे गया। अनु मेरी बात सुनो। जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अनुरल ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे कमरे में दाखिल हो गई और अगले ही पल दरवाज़ा लॉक हो गया। अनु। अरसम ने फौरन दरवाजे पर दस्तक दी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अंदर कुछ देर खामोशी रही। फिर अनुरल की टूटती आवाज़ सुनाई दी। फिक्र मत करो अरसम। उसकी हंसी और आंसू का अजीब सा इम्तिजाज था। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि अब इस बददिमाग लड़की को सच पता चल गया है तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अरसम ने आंखें बंद की। अनुरल की आवाज़ और भी धीमी हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अरसम ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। अन्नू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसकी आवाज़ अब बिल्कुल सूनी सी लग रही थी। और तुम्हें बार बार मेरे करीब आकर मुझे खुश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये जुमला सुनते अरसम का दिल बुरी तरह से कांप गया। गोया किसी ने इसके सीने में खंजर उतार दिया हो। क्या अनुरल वाकई ही इसे इतना गिरा हुआ समझने लगी थी? वो धीरे से दरवाजे के पुष्ट वो धीरे से दरवाजे के साथ पुश्त लगाकर ज़मीन पर बैठ गया और दरवाजे की दूसरी तरफ अनुरल भी वहीं बैठी। दोनों के दरमियान सिर्फ एक दरवाज़ा था मगर फासला बहुत बड़ा था। शाम ढलते ही पूरा एडवेंचर पार्क रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा उठा था। हर तरफ बच्चों की हंसी, राइडर्स की आवाज़ और लाउड म्यूजिक गूंज रहा था। हेज़न तो जैसे पूरी दुनिया को भूल चुकी थी। कभी इधर भागती, कभी इधर, और अर्जल इसके पीछे इसी तरह चल रहा था जैसे किसी शरारती बच्ची का बॉडीगार्ड हो। मिस हेज़न, मैं यहाँ दुनिया के सामने इस तरह कार्टून बनने नहीं आया हूँ। अर्जल ने अपने कोट के पॉकेट्स में हाथ डालते सपाट चेहरे से कहा।
ओहो, मिस्टर अंटार्कटिका, आई मीन अर्जल सर, थोड़ा चिल करें। आपको दुनिया की फिक्र छोड़कर आज सिर्फ मेरे साथ एंजॉय करना है। हेजल ने खिलखिलाकर इसका हाथ थामा और इसे भीड़ को चीरते सीधा स्टाल गेम की तरफ ले आई। दोनों ने दोनों एक ऐसे गेम स्टॉल के जानिबा रुके जहां एक बड़ा सा रैम्प बना था। ये एक जाइंट बॉलिंग गेम था जहां एक बेहद भारी और बड़ी गोल बाल को दोनों हाथों से पकड़कर रोल करना था और आगे रास्ते में रखे हुए 6 बड़े पीसेस ब्लॉक्स को गिराना था। ये देखें, ये वाला गेम। चलो शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वो दूसरे को आइसक्रीम दिलाएगा। मंजूर है? हेजन ने मुस्कुराहट के साथ अपनी आईब्रो उचकाई। अर्जल ने एक नज़र गेम के स्टॉल पर डाली और फिर बोला, बच्चों वाले खेल हैं ये, पहले कर कर तो दिखाओ। हेजल ने से चिढ़ाया। अर्जल ने निहायत ही मगरूर अंदाज में अपने कोट के स्लीव्स ऊपर किए। उसने इस जाइंट बॉल को अपने दोनों हाथों में उठाया, इसका भारी वजन महसूस किया और बिना किसी इजाफी एफर्ट के एक ही झटके से बाल को रैंप पर रोल कर दिया। बाल सीधा निशाने पर लगी और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में सारे 6 पीसेस ऐसे ढेर हो गए जैसे इनका कोई वजूद ही ना हो। आसपास के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अर्जल ने बहुत ही तसल्ली बख्श अंदाज में अपनी रेस्ट वॉच को देखा और हेजन की जानिब रुख किया। तुम्हारा टर्न, मिस फ्यूचर आइसक्रीम बायर। अर्जल ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो तुक्का था, अब मेरा टैलेंट देखें। हेजन ने अपना सर झटका और गुस्से में इस जाइंट बाल को अपने दोनों हाथों में उठाने की कोशिश की। बाल इतनी बड़ी थी कि इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करके पीसेस पर निशाना बांधा। उसने पूरी कुव्वत से बाल को रोल करने के लिए एक लंबा कदम आगे बढ़ाया, मगर अफसोस, बाल इतनी भारी थी और रैंप इतना स्लिपरी था कि हेजन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। जाइंट बाल तो रैंप पर आगे गई ही नहीं, बल्कि हेजन खुद इस बाल के साथ फिसलती हुई रैंप और लकड़ी के पीसेस के साथ सीधा आगे जा गिरी। हेजन के मुंह से एक मासूम सी चीख निकली और वो इन पीसेस के पास ढेर पड़ी थी। अर्जल का मुंह पल बल के लिए हैरत से खुला और अगले ही पल इसकी मर्दाना बतीसी पूरे स्टॉल में गूंजी थी। वो आगे बढ़ा और रैंप से आगे आते हेजन को पीछे से पकड़कर उठाने लगा। मिस पेंगुइन, पीसेस को गिराना है। हेजन, खुद को इनके साथ ढेर नहीं करना। अर्जल ने मुस्कुराते इसके शाने से पकड़कर इसको सीधा किया और इसके नीचे पड़ी टोपी सर पर पहनाने लगा। अर्जल, ये रैंप बिल्कुल ठीक नहीं था, चीट किया है इन लोगों ने। हेजल ने शर्मिंदा होते निगाहें झुकाई। और इन सब ने निगाह और इन सब ने नज़र लगा दी है ना? अर्जल ने इस पर तंज किया। वो मुंह बसोरती दूसरी जानिब रुख मोड़ गई थी। चले आइसक्रीम दिलाएं। लेकिन किसी ने कहा था हारने वाले को दिलाना पड़ेगा। अर्जल ने अबरोज खाई। मैंने जीतने वाले को कहा था, शायद आपने ठीक से सुना नहीं था। हेजल ने मतलब की बात निकाल कर वहां से आगे बढ़ी और अर्जल पीछे हक्का बक्का रह गया। और भी गेम्स खेलने के बाद हेजन का अगला निशाना पार्क का सबसे बड़ा और ख़तरनाक रोलर कोस्टर था। हरगिज़ नहीं, मैं इस पर नहीं बैठने वाला। आप डर रहे हैं डायनासोर दुरानी? आई मीन अर्जल सर। हेजन ने इसके बिल्कुल करीब आकर इसके कानों के पास बुड़बुड़ाया। उसकी गर्म सांसें अर्जल के चेहरे पर बिखर रही थी। अर्जल दुरानी किसी से नहीं डरता, उसने सपाट लहजे में कहा और चुपचाप जाकर सीट पर बैठ गया। हेजन भी इसके साथ मज़े से बैठ गई। उसका यह पहला राइड था। सीट बेल्ट्स लॉक हो गई। कुछ देर तक सब ठीक था। हिजन तो खुशी से चिल्लाने लगी, मगर जैसे ही कोस्टर ने पहला बड़ा और टेकल ड्रॉप लिया, पांसा पलट गया। हेजन का सारा जोश पल भर में हवा हो गया। अर्जल, बचाए मुझे। हेजन ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और होशरुबा चीखें मारना शुरू कर दी। दूसरी तरफ अर्जल बिल्कुल खामोश और सपाट बैठा था। तूफानी हवा चल रही थी। गाड़ी हवा में उल्टे सीधे टर्न्स ले रही थी, मगर अर्जल के चेहरे पर एक सर्द मगरूर सुकून था। इसने अपने एक हाथ को आराम से सीट के साइड पर रखा, जैसे वो किसी रोलर कोस्टर पर नहीं बल्कि अपने घर के सोफे पर बैठा हो। हर एक झटका शदीद था। जब इनकी गाड़ी तेजी से नीचे गिर रही थी, हेजन डर के मारे पूरी तरह से अर्जल के साथ चिपक गई। उसने अर्जल के बाजू को दोनों हाथों से इस कदर सख्ती से जकड़ा कि उसके नाखून इसके कोट में धंसने लगे। अर्जल, मैं मर जाऊंगी, ये गाड़ी रुकवा दें। हेजन ने डर के रोते हुए जोर से चिल्लाते कहा। अर्जल ने अभी भी कोई आवाज़ नहीं निकाली। उसका दिल कर रहा था जोर जोर से कहके लगाए, मगर जब इसने देखा हेजन वाकई ही डर से कांप रही है तो इसने निहायत ही नरम दिली से अपना बाजू घुमाकर हेजन को पीछे से अपने मजबूत घेरे में लिया और इसे अपने चौड़े सीने के साथ लगा लिया। अर्जल की इस खामोश हिफाजत ने हेजन के डर को थोड़ा कम किया, मगर उसकी चीखें राइड के साथ मगर उसकी चीखें राइड खत्म होने तक चलती रही। राइड से जब दोनों नीचे उतरे तो हेजन के पूरे बाल बिगड़ गए थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अर्जल, जो अब तक अपना कहका दबाए बैठा था, अब उसकी हालत देखकर
इसे रोकना मुश्किल हो गया था। अर्जल का जानदार कहकहा सुनते हेजन का मुंह खुल गया और अपनी बेइज्जती पर वो नाराज होकर आइसक्रीम स्टॉल की जानिब चली गई। तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है? दोनों पूरा एडवेंचर पार्क घूम कर थक चुके थे। अब वो पार्क के एक पुरसकून कोने में झील के करीब बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। अर्जुल के अचानक सवाल पर हेजन का दिल एकदम से जोर से धड़का। जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुल ने अपनी नज़र इस पर जमा दी। बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हेजन के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। दरअसल अर्जुल ने बात जारी रखी, जिस दिन मोम ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था और तुम रोते हुए घर चली गई थी, उसके अगले दिन मैं और बहारे तुम्हें ढूंढते तुम्हारे फ्लैट पर गए थे। हेजन के सांसें हल्की सी उलझ गई। फ्लैट के ओनर ने बताया कि कोई लड़का तुम्हें अपनी गाड़ी में ले गया था। हेजन को फौरन वो दिन याद आया जब अरसम इसे लेने आया था। उसका गला खुश्क हो गया। वो अर्जल खामोशी से उसकी जानिब देखता रहा। वो असल में, हेजन ने जल्दी से बात बनाई, मेरे एक भाई हैं, मतलब सगे भाई नहीं हैं। मैं जिस दिन घर में शिफ्ट होने वाली थी ना, वो उन्हीं का था। उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इसलिए मैंने इन्हें कॉल किया था। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही। इतना कहकर अर्जल ने नजर हटाई, मगर हिजन जानती थी वो इसकी बात पर पूरा यकीन नहीं कर रहा। कुछ देर दोनों खामोशी से आइसक्रीम खाते रहे। फिर अर्जल ने अचानक कहा, एक और बात। हिजन का दिल बुरी तरह से बेचैन हो गया। जिस दिन हम हनीमून के लिए निकले थे, मुझे एक कॉल आई थी। हिजन का चेहरा धीरे धीरे जर्द पड़ने लगा। कॉल? हाँ। अर्जल की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा संजीदा थी। किसी आदमी ने कहा था कि तुम सिर्फ उसकी हो। हेजन के हाथ कांप गए और अर्जल ने इसकी आंखों में देखते कहा, उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। हेजल का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, और अगर मैं रास्ते से नहीं हटा, अर्जल की निगाहें इसके चेहरे पर टिक गई, तो वो मुझे मार देगा। हेजन के हाथ से आइसक्रीम फिसल कर सीधा जमीन पर गिरी। इसका रंग एक पल में उड़ गया। अर्जल ने वो खौफ देखा, वो जो शायद कोई एक्टिंग करके पैदा नहीं कर सकता था। उस आदमी का नाम, अर्जुल धीरे से बोला, सुल्तान था। हेजन को लगा जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।